संसद में जारी गतिरोध से जुड़ी अहम खबर है। अब लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। पीएम मोदी से मिलने के बाद स्पीकर ओम बिरला से किरेन रिजिजू की मुलाकात हो रही है। ये इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट नजर आ रही है। ऐसे वक्त में जब संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है, ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले स्पीकर से मिलते हैं और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। क्या मायने हैं इन मुलाकातों के ऐसे वक्त में जब पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? आनंद जी देखिए, अभी कुछ देर पहले किरेन रिजिजू जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया। उन्होंने संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात हुई। और जब हमने पूछा कि आपकी मुलाकात किस बारे में हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने संसद की जो जानकारी थी प्रधानमंत्री को हमारा काम है रिपोर्टिंग करने का, तो हमने वो बताया। और उसके बाद किरेन रिजिजू सीधा जाकर अभी लोकसभा स्पीकर के साथ उनकी मुलाकात चल रही है। दरअसल सरकार अभी की कोशिश ये है कि कम से कम जो दो बड़े बिल है, एक बिल इम्पीचमेंट बिल और दूसरा एफसीआरए बिल, सरकार ये सोच रही है कि इन बिल को लेकर कैसे आगे बढ़ना है। एफसीआरए बिल को लेकर किरेन रिजिजू जो विपक्षी दल है और साथ ही साथ जो छोटे दल है उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे में सरकार एक बीच का रास्ता ये देख रही है कि एफसीआरए बिल को अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर विपक्षी दलों से बात करके इस पे और चर्चा के लिए, इसमें और सुझाव के लिए इसको जेपीसी को भेजा जा सकता है। तो ऐसे में सरकार को लगता है कि अगर एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजा जाता है, विपक्ष इसके लिए सहमत हो जाता है, तो एक रास्ता खुल सकता है डिलिमिटेशन बिल का, जिसको लेकर विपक्ष का रुख के नरम होने की सरकार को उम्मीद है। सरकार को लगता है कि हमने अगर एफसीआरए को जेपीसी में भेज दिया तो डिलिमिटेशन बिल को लेकर विपक्ष का रुख नरम हो सकता है। और ऐसे में अगर विपक्ष साथ आता है और सरकार के पास नंबर पूरे हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में जब भी सही समय होगा तब एक विशेष सत्र बुलाकर सरकार डिलिमिटेशन बिल को पास करा सकती है। तो ऐसे में सरकार अभी एफसीआरए बिल को लेकर सरकार का कंसर्न है, विपक्षी दलों से लगातार बातचीत चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद इस जानकारी के लिए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी अहम खबरें हैं संसद की कार्यवाही से ही जुड़ी, उस पर आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते आगे, चमोली में बादल फटने से बड़ी तबाही देखने को मिल रही है, जहां तमक नाले में आए सैलाब में वेली ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डराने वाली तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है। ऊपरी इलाकों में बारिश के कारण तमक नाले में पानी का जलस्तर अचानक बढ़ा और इलाके में तबाही मच गई। पानी के वेग से बीआरओ का पुल भी नहीं बचा। भारी भरकम वैली ब्रिज ताश के पत्तों की तरह उखड़कर बह गया। प्रचंड जल रफ्तार के सामने लोहे का मजबूत ढांचा कुछ ही सेकंड्स में नेस्तनाबूद हो गया। इलाके के मुख्य वैली ब्रिज के बह जाने से बॉर्डर एरिया की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। पुल के बह जाने से तमक से आगे जुमा, नीति और बॉर्डर इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव में कोई कमी न रखने के निर्देश दिए। प्रभावित गांव में राशन, दवा की आपूर्ति बनाए रखने को कहा गया। बंद रास्तों पर जल्द से जल्द आवाजाही बहाल करने के निर्देश दिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी है। खबर राजस्थान से। राजस्थान के झालावाड़ जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से उफान पर नदी नाले हैं और जिसके बाद प्रशासन ने हालात काबू करने के लिए काली सिंध डैम के 11 गेट खोले। पानी में आधे डूबे लोगों का ये वीडियो राजस्थान के झालावाड़ का है, जहां सुनील कस्बे में कई घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर पानी नदी की तरह बहता दिखा। तेज बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया। प्रशासन के मुताबिक सुनील क्षेत्र में एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। स्कूल में नाले का पानी घुसने की वजह से हालात खतरनाक हो गए, जिसके बाद लोगों ने 80 बच्चों को सुरक्षित निकाला। शहर के कई इलाकों में सड़कें दरिया बन गई। दुकानों और मकानों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाजार बंद रहे और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। नदी नालों के उफान को देखते हुए प्रशासन ने हालात से निपटने की तैयारी की है। इसी के तहत काली सिंध डैम के 11 गेट 41 मीटर तक खोलकर जल निकासी की जा रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इसी के तहत जिला अधिकारी ने कक्षा 1 से 12वीं तक सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है।
और वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक गांव में बाढ़ बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में आई मुश्किलें तो झकझोर देने वाली है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बाढ़ बारिश की मार है, जिंदगी पर सैलाब भारी है। मुश्किलों की बाढ़ डरा रही है, परेशान कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए, मौत के बाद भी सैलाब का सामना कैसे करना पड़ रहा है। इंसान की आखिरी विदाई के लिए चंद दिन जमीन के लिए भी भटकना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह सैलाब ने कब्जा कर रखा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की है। इस घटना ने बदहाल रास्तों की हकीकत को उजागर कर दिया। 85 साल की सुंदरिया बाई की अंतिम यात्रा के लिए परिजनों को करीब 3 फीट गहरे पानी से होकर खारदी नदी पार करनी पड़ी। इस गांव के 50 घरों में करीब 250 लोग रहते हैं, लेकिन बारिश के सीजन में सुरक्षित सड़क का कोई स्थायी इंतजाम नहीं है। गांव वालों का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ते ही बच्चों और मरीजों को परेशानी होती है। गांव वालों ने पुलिया और सुरक्षित रास्ते की मांग को लेकर कई बार शिकायत की, बावजूद इसके समाधान नहीं किया गया। अब अंतिम यात्रा के दौरान सामने आई इस तस्वीर ने एक बार फिर प्रशासन के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर गाँव वालों को सुरक्षित रास्ता कब मिलेगा? और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। गांव के गांव डूबे हुए हैं। जब जब लगता है कि अब पानी घटने लगा है, तभी अचानक किसी डैम से पानी छोड़े जाने की खबर आ जाती है। विदिशा में भी संकट लगातार बढ़ रहा है। पानी में घिरी जिंदगी, हर तरफ पानी पानी, मकानों से लेकर खेतों तक सैलाब। एसडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीम ने मोर्चा संभाला। तस्वीरें मध्य प्रदेश की विदिशा की। लगातार हो रही बारिश की वजह से विदिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। दरअसल जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में मुश्किलों का सैलाब है। बेतवा नदी का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। सैलाब चरण तीर्थ मंदिर तक पहुंचा। इसमें मंदिर तक आने जाने का रास्ता बंद हो गया। इस बीच एक स्ट्रीट डॉग भी मंदिर परिसर में फंस गया। जिला प्रशासन को जानकारी मिलने के बाद कुत्ते को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित जगह पहुंचाया। नॉनस्टॉप बारिश से हालात खराब हो रहे हैं। निचले इलाकों में कई जगह 10 फीट तक जल भराव देखा गया। हमारी टीम सभी जगह तैनात है। जहां भी रेस्क्यू पॉइंट आ रहे हैं वहां से हम रेस्क्यू भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो बारिश पूरी तरह से रुकने में अभी 1 से 2 दिन और लगेंगे। ऐसे में अगले 24 से 48 घंटे तक कुदरत का क्रोध अभी और झेलना पड़ेगा। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केलाबल नदी में आई बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। असम के गोलाघाट जिले का ये वीडियो है। कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। गेलाबिल नदी में आई बाढ़ से डेरगांव के ब्रह्मपुत्र से सटे इलाके प्रभावित हुए। आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ की सबसे ज्यादा मार गोलाघाट में देखने को मिल रही है। 71,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। इस साल बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 1,26,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। एएसडीएमए के मुताबिक 6 जिलों में प्रशासन की ओर से 89 राहत शिविर, राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। करीब 24,000 लोगों की देखभाल यहां की जा रही है। प्राधिकरण के मुताबिक वर्तमान में 450 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। राज्य भर में 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। जिन इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी है, लोगों का जीवन वापस पटरी पर लाना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ के पानी से तटबंधों, सड़क, पुल और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा, जिसका सीधा असर लोगों की आवाजाही और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में अचानक आई बाढ़ में अहम सर्कुलर रोड बह गई। आपदा ने आम लोगों और यात्रियों की चिंता बढ़ा दी। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की हैं। अचानक आई बाढ़ की वजह से सर्कुलर रोड का बड़ा हिस्सा बह गया। सड़क को काफी नुकसान पहुंचा। सर्कुलर रोड राजौरी के प्रमुख रास्तों में से एक है। रोजाना हजारों गाड़ियों की आवाजाही होती है। सड़क के अचानक पानी में बह जाने से इलाके का संपर्क काफी हद तक टूट गया। मुख्य सड़क के कट जाने के कारण लोगों के पास कोई सीधा विकल्प नहीं बचा जिससे अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लोग कुछ वैकल्पिक रास्तों को खोज रहे हैं। लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है। नाले के किनारे कुछ जगहों पर सड़क बह गई है। ट्रैफिक बाधित हुआ। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में आवाजाही सीमित कर दी है। क्षतिग्रस्त इलाकों की मरम्मत करने की तैयारी की जा रही है।
और महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्कूली छात्राओं ने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए अनोखा प्रयोग किया है। छात्राओं ने छाते को माइक बनाकर जर्जर सड़क की दुर्दशा का मुद्दा उठाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की कर्जत तहसील में 2 स्कूली छात्राओं ने प्रशासन का ध्यान समस्याओं पर खींचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। छात्राओं ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर छाते के हैंडल को माइक बनाया, सड़क पर बने गड्ढों को दिखाते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से गाँव की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से सड़क से स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दोपहिया गाड़ी चलाने वालों के लिए गड्ढे हादसे का सबब बन रहे हैं। स्कूली छात्राओं की अनोखी रिपोर्टिंग की इस इलाके में खूब चर्चा है। बताया जा रहा है कि छात्राओं की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने के बाद प्रशासन ने सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ग्रामीणों की मांग है प्रशासन सिर्फ निरीक्षण तक सीमित न रहे, बल्कि सड़क की तत्काल मरम्मत कराकर छात्र छात्राओं और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था सुनिश्चित करे। धन्यवाद। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में अलर्ट जारी किया है, तो ठाणे में फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। बारिश से कुछ इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदियां उफान पर हैं, इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। इस बीच मुंबई ठाणे में भारी बारिश का दौर जारी है। ठाणे जिले में तेज बारिश की वजह से जल भराव का संकट और बढ़ गया है। ठाणे में झीलें लबालब भरी हैं, नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा है। ठाणे में आज सुबह करीब 9 बजे से कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले की ज्यादातर झीलें और जलाशय पूरी तरह भर चुके हैं। कल बदलापुर की 12वीं झील भी लबालब भरने के बाद उफान मारने लगी। ऐसे में अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो नदी और नालों के किनारे बसे गांव में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। पिछले 3 घंटों में ठाणे जिले में करीब 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम के इस बदले रुख को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई। बड़ी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार अब तक रिकॉर्ड बारिश हुई है। लगातार बारिश की वजह से जलाशयों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले घंटों में बारिश से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गंगा के बढ़े जल स्तर से कासगंज में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस वजह से 6 गांवों में पानी घुसा हुआ है, लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंगा नदी में उफान, संकट में प्राण। कासगंज के पटियाली में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ और कटान से खतरा और बढ़ गया है। नगला हंसी इलाके में स्थायी तटबंध न होने की वजह से मुझखेड़ा, नगला दर्जन, नगला नरपत समेत 20 से ज्यादा गांवों में संकट बड़ा हो गया है। बाढ़ की वजह से खेतों में पानी आ गया, सड़क पर सैलाब है, रास्तों पर तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। गंगा के सैलाब ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मक्का, बाजरा, धान, अरबी की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूब चुकी है। नगला हंसी मुझखेड़ा मार्ग पर बनी 3 पुलिया तेज बहाव में कट गई। मुख्य मार्ग का संपर्क टूट गया। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कटान वाले इलाकों में आवाजाही के लिए नाव के इंतजाम किए। गांव वालों को राशन और जरूरी सामान के लिए भी नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। मुझखेड़ा में करीब 55 परिवारों की 550 की आबादी रहती है, जिनके लिए पानी भरने से आवाजाही मुश्किल हो गई है। लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। राजस्थान के जैसलमेर में चलती स्कूल बस में अचानक भीषण आग लग गई। इस बस में 25 बच्चे सवार थे। पूरी खबर झकझोर देने वाली है, देखिए। आग की विकराल लपटें, बीच सड़क पर धू-धू कर जलती बस, खौफनाक मंजर। तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की। चलती बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की ऊंची लपटें उठने लगी। बेकाबू आग बेहद डरावनी और खौफनाक थी। चलती स्कूल बस में अचानक भीषण आग लगी थी। बस में 17 बच्चे सवार थे। इंजन से धुआं उठते ही ड्राइवर ने तुरंत बस रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद कुछ ही मिनट में बस आग का गोला बन गई। हादसा जैसलमेर में सदर थाना इलाके के धौआ गांव के पास हुआ। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं आई। हालांकि बच्चों के स्कूल बैग, कॉपी, किताबें और बस में रखा अन्य सामान जलकर खाक हो गया। शुरुआती तफ्तीश में आग लगने का कारण बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। उन्हें परिजनों के साथ घर वापस भेज दिया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पर्दाफाश हुआ है कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट 13 दिन पहले खत्म हो चुका था।
और यूपी के औरैया में हाईवे पर बड़े हादसे से हड़कंप मच गया। चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही मिनटों में ट्रक को आग की लपटों ने खाक कर दिया। रिपोर्ट देखिए। चलते ट्रक में लगी भीषण आग, कुछ ही सेकंड में आग की भीषण लपटों में घिर गया ट्रक। हाईवे पर मचा हाहाकार। ये तस्वीरें यूपी के औरैया जिले की हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रक से आग की लपटें उठ रही हैं और पूरा केबिन आग की गिरफ्त में है। कुछ देर पहले ही ट्रक को लोड किया गया था। औरैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पहुंचते ही ट्रक में आग भड़क उठी। ट्रक में सामान होने की वजह से आग तेजी से फैली और पूरा ट्रक कुछ ही मिनटों में आग का गोला बन गया। इस ट्रक से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। जो जहां था वहीं रुक गया। कुछ ही मिनटों में हाईवे पर ही ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस दौरान हाईवे पर यातायात पूरी तरह से रुक गया। ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों को खासी दिक्कत आई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस की टीम इस हादसे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और महाराष्ट्र के बीड में लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस तफ्तीश में कई परतें खुली। करंट लगने से 5 सेकंड में मजदूर की मौत। बाल बाल बचा दूसरा शख्स। ट्रांसफार्मर लगाते समय दौड़ा करंट। तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड की हैं। बाईपास रोड पर ट्रांसफार्मर लगाने का काम चल रहा था, जहां मजदूर पूरी तरह इस भरोसे के साथ खंबे पर चढ़े थे कि संबंधित लाइन का शटडाउन किया जा चुका है, लेकिन काम के दौरान अचानक बिजली सप्लाई शुरू हो गई। इस खंबे पर काम कर रहे 32 साल के मजदूर शेख आवेज पाशा को जोरदार करंट लग गया। करंट लगते ही वो खंबे से नीचे गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। शेख आवेज बिजली की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए। उनका पूरा शरीर अकड़ गया। हादसे के दौरान मौजूद सभी लोग ये मंजर देखकर सहम गए। अब हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दूसरा मजदूर भी करंट की चपेट में आने से बाल बाल बचता दिखा। हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ 5 सेकंड में ये दर्दनाक हादसा हुआ और मजदूर ने दम तोड़ दिया। इस मामले में हुई लापरवाही से सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने बिजली विभाग और ठेकेदार से जुड़े 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस पूरे मामले की तफ्तीश में लापरवाही की बात सामने आई है, तो पुलिस की टीम ने पूरे वीडियो को भी खंगाला ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। यूपी के कानपुर में बैंक के लॉकर से 50 लाख के जेवर गायब होने से हड़कंप मच गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना चाबी के ताला कैसे खुला। कानपुर से ऐसा मामला सामने आया जिसने बैंक में अपनी जमा पूंजी रखने वालों को परेशान कर दिया। शहर के स्वरूप नगर के बैंक लॉकर में रखे 50 लाख रुपए के जेवरात गायब हो गए। मामले में कानपुर पुलिस ने संबंधित बैंक कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया ये बैंक लॉकर 2003 में खुला था, लेकिन लंबे समय तक उसे चेक नहीं किया गया। 4 महीने पहले ही जब इस लॉकर को चेक किया गया तो उसमें रखे जेवर गायब थे। कस्टमर हैरान रह गया। तुरंत मामले में शिकायत की। फिर पुलिस की तफ्तीश में कई परतें खुलती नजर आई। वहाँ पे उनके लॉकर में जेवरात नहीं पाए गए, ऐसा आरोप लगाया। इस आरोप के आधार पर थाना स्वरूप नगर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं और जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इसके लिए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और घटना की सत्यता के विषय में जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। समग्र विवेचना और जांच के उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही। और इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही। सुधांशु त्रिवेदी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं और उसकी ट्यूनिंग जो अब्रॉड से होती है, इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती है। और इसलिए यह भी साफ हो जाता है
कि सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है। संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की होगी कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गरिमापूर्ण पद पर, जहां इवन इनसे सीनियर नेता खड़गे जी राज्यसभा में है, पिछली बार अधीर रंजन चौधरी थे लोकसभा में, तब ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता था। उससे पूर्व याद करिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, इवन अटल जी की सरकार के समय में सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय क्या कभी ऐसा दृश्य देखने को मिलता था? नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल जी और अडवाणी जी, तब कभी ऐसा सीन देखने को मिलता था? तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए आज राहुल गांधी जी का आचरण एक चुनौती बन के खड़ा है। और यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आचरण। इसलिए हम एक बार फिर उनसे कहना चाहते हैं, राहुल जी भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सबने देखा है कि ये सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। धन्यवाद। एक सेकेंड अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। बताइए, बोलिए सर। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि अपने आप में राहुल गांधी जी क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, हम तो आउटसाइडर हैं। मुझे लगता है कि यदि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भी पूछें तो भी शायद वो ना बता पाए, और तो और अगर आप राहुल गांधी से भी पूछें कि कल आप सदन में क्या करेंगे, तो मुझे इस बात का संदेह है कि एआई और जेमिनी मिलकर भी शायद ये ना बता पाए कि राहुल गांधी जी कल क्या करने की संभावना रखते हैं। और एफसीआरए बिल पर अमित शाह और रिजिजू में चर्चा हुई है। बिल को जेपीसी में भेजने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। एफसीआरए बिल पर विपक्षी दलों से सरकार बातचीत करेगी। एफसीआरए बिल पर शाम तक सरकार फैसला लेगी। ये खबर फिलहाल संसद के गलियारों से आ रही है। इसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल का राज्यसभा में विरोध करने का यह फैसला किया है और गतिरोध बरकरार। और इस बीच अमित शाह और किरण रिजिजू में ये चर्चा हुई है इस बिल को लेकर, कैसे आम सहमति बनाया जाए। और आमोद राय फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे और ज्यादा डिटेल लेते हैं। आमोद, अमित शाह और किरण रिजिजू में चर्चा हुई है, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, विपक्ष को कैसे सहमत किया जाए इसको लेकर भी चर्चा, और क्या डिटेल्स? देखिए, अभी किरण रिजिजू लोकसभा में एडजर्नमेंट के बाद किरण रिजिजू प्रधानमंत्री से मिले, उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले और आखिर में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। और ये बताया जा रहा है कि एफसीआरए बिल को लेकर किरण रिजिजू की चर्चा पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से हो रही है और इसके अलावा स्पीकर से भी हुई है। इतना जरूर बताया जा रहा है कि एफसीआरए बिल को लेकर क्या करना है, उस पर एक आम सहमति बनाने का प्रयास सरकार की तरफ से चल रहा है। संभव है आज विपक्षी पार्टियों से भी वो बातचीत करें, छोटी छोटी पार्टियों से बात कर भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से अभी तक उस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई है। हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए कांग्रेस की जरूरत सरकार को नहीं है, लेकिन एक एफसीआरए बिल चूंकि महत्वपूर्ण बिल है तो कांग्रेस को भी उसमें पार्टी बनाकर एक माहौल बनाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आज शाम तक इस बिल पर क्या होगा, ऐसा जानकारी सरकार के सूत्रों से दिया गया है कि आज शाम तक इस पर क्लियरिटी आ जाएगी कि इसको क्या जेपीसी में भेजा जा रहा है या इसको सदन में लाकर पास करवाने का प्रयास सरकार करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आमोद, आप नजर बनाकर रखें, एक एक डिटेल्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र के विरार में नकली नोटों के एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। वसई क्राइम ब्रांच ने एक कार से 1 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पूरी खबर देखिए। टेबल पर करारे करारे नोट रखे हैं।
500 के नोटों की गड्डियां दिख रही हैं। देखने में बहुत बड़ी रकम लग रही है, लेकिन ये सब रद्दी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र के विरार में 1 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। नकली नोटों के इस खेप को 30 लाख रुपए में बेचने की तैयारी थी, मगर पुलिस की टीम ने इस गैंग के मंसूबे पर पानी फेर दिया। वसई क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर शिरसाठ फाटा ब्रिज के पास बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन के दौरान 1 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। ये नकली नोट एक कार से जब्त हुए। ये कार गुजरात से मुंबई की ओर जा रही थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि कार में एक बैग में 500 रुपए के 20,000 नकली नोट मिले। इन नोटों की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए थी। खास बात यह है कि शुरुआती जानकारी में ये पता चला कि इन नकली नोटों को करीब 30 लाख रुपए में बेचने का प्लान था। वहीं इस मामले का अभियुक्त कोपर गांव का रहने वाला है, तो पुलिस ये भी पता लगा रही है कि ये नकली नोट असल में कहां से सप्लाई किए गए थे और इस रैकेट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस तफ्तीश में इस मामले की कई परतें खुल रही हैं। इधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी एक पिता ने अपने 2 बेटों पर ब्लेड से जानलेवा हमला किया। हमले में एक बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तस्वीर में दिख रहे शख्स पर अपने बेटों की हत्या का आरोप लगा है। घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर इलाके की है, जहां एक पिता ने अपने ही 2 मासूम बेटों की गर्दन पर ब्लेड जैसे धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 7 साल के छोटे बेटे देवांश की मौत हो गई, जबकि 11 साल का बड़ा बेटा सुशांत गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात के बाद पुलिस ने अभियुक्त पिता मंगेश बदकल को गिरफ्तार कर लिया। मामले पर पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच के मुताबिक पति पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। अभियुक्त अपनी पत्नी को वापस घर लाने के लिए पिछले काफी समय से लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से वो मानसिक तनाव में था। प्राथमिक रूप से इसे ही हमले की वजह माना जा रहा है। मामले की जांच जारी है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जिस पिता पर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी पर बेटों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा। इस घटना से इलाके के लोग गुस्से में हैं। और वहीं कानपुर देहात में अतिक्रमण की शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने धमकी दी है। घटना का वीडियो वायरल है। वीडियो कानपुर देहात के डीएम ऑफिस का है, जहां समस्या लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे लोगों की झड़प अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रद्युमन सिंह से हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर एसडीएम ने फरियादियों से कहा कि जाओ, नहीं तो इलाज कर देंगे। 2 साल से दौड़ रहे हैं, 2 साल से दौड़ रहे, हम नहीं जाएंगे। 2 साल से डर रहे, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे, इलाज कर दो आप, हमारा इलाज कर दो, आप इलाज कर दो, हम नहीं जाएंगे। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से रास्ते पर अतिक्रमण के चलते आवाजाही प्रभावित है। बारिश के बाद रास्ते में पानी भर गया है, जिससे ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उनके मुताबिक इसे लेकर कई शिकायतें तहसील और डीएम ऑफिस में की जा चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मामले पर एसडीएम भोगनीपुर देवेंद्र सिंह का कहना है कि नायब तहसीलदार को भेजकर मामले की जांच कराई जाएगी। अगर अतिक्रमण हुआ है तो इसको हटवाया जाएगा। अभी वहाँ नायब तहसीलदार को भेज रहे हैं, जब तक वहाँ जाएंगे हम लोग सर यहीं बैठे, हम जाएंगे। और अब खबर महंगे इलाज से जुड़ी। महानगरों में अस्पताल में रूम रेंट पर संसदीय समिति का रुख सख्त है। समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि महानगरों के अस्पतालों में कमरे का किराया आसपास के 3 स्टार होटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समिति ने अपनी सिफारिश में अस्पताल के आसपास के 3 स्टार होटल के कमरों के औसत किराए को बेंचमार्क बनाने की बात कही है। समिति ने दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कीमतों को लेकर भी सिफारिश की है। संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि दवाओं और मेडिकल उपकरणों की लागत और कीमत का अंतर 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, संसदीय समिति ने मेडिकल डिवाइसेस को लेकर, हॉस्पिटल में रूम रेंट को लेकर जो तमाम बातें कही हैं, ये आम जनता के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अक्सर आम लोगों को इस पीड़ा का सामना करना पड़ता है जब वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, ऐसी कोई नौबत आती है। हुआ क्या है, जरा बताएं। देखिए, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर संसद की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसने अपनी जो सिफारिशें हैं वो संसद को सौंप दी हैं और उसमें ये सारे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिस तरीके से बेतहाशा होटल में, हॉस्पिटल में रूम का रेंट है, या जैसे कि सर्जरी के लिए पैकेज है, इन सबको तय करने की सिफारिश की है कि इसमें एक सीमा होनी चाहिए। और हॉस्पिटल के रूम रेंट के लिए कहा है कि जैसे
3 स्टार होटल से ज्यादा रूम रेंट ना हो और वो 3 स्टार आसपास के इलाकों के 3 स्टार के हिसाब से किया जाए। ऐसे ही तमाम जनता जिससे फायदा हो, जनता को लाभ मिल सके, जो अस्पतालों में जनता को तमाम ज्यादा पैसा देना पड़ता है वो ना देना पड़े, इस तरीके की तमाम सिफारिशें की गई हैं। अब देखना है कि इस पर सरकार और संसद क्या रुख अपनाते हैं। और शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी विधायक चावल की बोरियां लेकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे और सरकार पर 22,000 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया। जिम्मेदारी मंत्री की है, आप प्यादों पे कार्रवाई करके बच नहीं सकते। 22,000 करोड़ का घोटाला हो सकता था और ये जनता के चावल को, गरीबों के राशन को लेकर आपने व्यापारियों को बेच दिया और सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। साइकिल घोटाला, दवा घोटाला, अब गरीबों का चावल घोटाला। ये सरकार घोटालों की सरकार है। सदन में चर्चा इस बात पे नहीं हो रही है। दिल्ली की जनता चाह रही है कि आखिर दवाई घोटाला, जिससे अस्पताल दवाई नहीं मिली, चर्चा क्यों नहीं कर रही है सदन? आज चावल का इतना बड़ा घोटाला हो गया, 22,000 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन सदन चर्चा नहीं करेगी। तो ये गरीबों का राशन है। हम कहते हैं केवल अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं, मनजिंदर सिंह सिरसा का इस्तीफा होना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में आज दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मंत्री और विधायकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हाथ में तिरंगा लेकर हमने देश सेवा का संकल्प लिया। दिल्ली विधानसभा में आपको दिखाए तो अंबेडकर जी की मूर्ति और ठीक उसके नीचे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और तमाम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल तिरंगा यात्रा जो है बीजेपी पूरे देश में निकाल रही है और उसी के तहत अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में विधानसभा परिसर के अंदर ही गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करने से शुरुआत हुई थी और उसके बाद भगत सिंह की मूर्ति होती है। अब देखिए अम्बेडकर की मूर्ति पर आकर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ है और आपको बता दें कि जिस तरीके से 80वां स्वतंत्रता दिवस है, इस मौके पर पूरे देश भर में इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी क्रम में दिल्ली विधानसभा में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश और दिल्ली के सेवा के लिए खुद को खपाने का संकल्प लेने का समय होता है, स्वतंत्रता दिवस का ये समय, और उसमें तिरंगा हाथ में लेके यात्रा करना, यानी तिरंगे की छांव में अपने संकल्प को दोहराना। मुद्दों पे अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन ये तो अभी विपक्ष के साथ होना चाहिए ना, देशभक्ति का मामला है। अब विपक्ष के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, देशभक्ति का मामला, हमें मिलजुल के काम करना है। और दिल्ली में चोरी के मोबाइल से बैंक खाते साफ करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने इस गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। टेबल पर मोबाइल की खेप रखी है, हर कंपनी का स्मार्टफोन दिख रहा है, तो पुलिस की गिरफ्त में 9 अभियुक्त भी दिख रहे हैं। ये गिरोह चोरी के मोबाइल से बैंक खाता साफ करता था। दिल्ली पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस ने जयपुर और मेरठ, गाजियाबाद में एक साथ कार्रवाई कर गिरोह के कॉल सेंटर संचालकों पर शिकंजा कसा। उसके बाद ठगी के लिए म्यूल बैंक खातों की जानकारी देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। पुलिस की टीम ने इन अभियुक्तों के कब्जे से 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल टैबलेट, 52 मोबाइल और 70 डेबिट कार्ड, इसके अलावा 145 सिम कार्ड, 6 POS मशीन बरामद की है। तो 13 बैंक पासबुक, 4 हाई स्पीड इंटरनेट राउटर और 4 लाख रुपए नकद भी इस गिरोह के पास से जब्त हुए हैं। इसके अलावा ठगी से जुड़े लेन देन का हिसाब रखने वाली व्यक्तिगत डायरियां भी मिली हैं, जिससे कई वारदात सुलझाने में मदद मिली है। पुलिस ने बताया कि मामले की शुरुआत पश्चिम पटेल नगर के रहने वाले एक बुजुर्ग की शिकायत से हुई। उनका मोबाइल 19 मई को चोरी हुआ था। 21 मई को सिम दोबारा जारी कराने के बाद उन्हें बैंक से कई SMS मिले, जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह पर शिकंजा कस दिया। और अब बात आतंकी साजिश के अलर्ट की। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले आतंकियों के पोस्टर लगे हैं। दिल्ली में लगे 19 आतंकियों के पोस्टर। दिल्ली पुलिस को इन तमाम आतंकियों की तलाश है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने में जुटी है पुलिस। और ये देखिए किस तरह से इन तमाम आतंकियों की तस्वीरें जगह जगह चस्पा कर दी गई हैं। ये जो आतंकी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इनका संपर्क अल कायदा से, ये बताया जा रहा है। इनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं और
तमाम लोगों से आतंकियों की सूचना देने की अपील की गई है। इन चेहरों को जरा गौर से देख लीजिए और अगर ये चेहरे कहीं भी नजर आए तो फौरन दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। स्वतंत्रता दिवस नजदीक है और ऐसे में दिल्ली पर एक बार फिर आतंकी खतरा मंडरा रहा है और इसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी तरीके की कोई आतंकी घटना ना होने पाए और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर उन आतंकियों की तलाश तेज कर दी है जो दिल्ली में कोई भी बम विस्फोट या दूसरी आपराधिक आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं और इसीलिए इन आतंकियों की पहचान के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस तरीके के मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। ये अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। इन पोस्टर्स में अगर देखा जाए तो मोहम्मद शजील अख्तर, मोहम्मद रेहान, अबू सुफियान, सैयद मोहम्मद अर्शियान, मोहम्मद शाहिद फैजल और मोहम्मद उमर, ये 6 आतंकियों के पोस्टर यहां पर फोटो सहित लगाए गए हैं और इनके बारे में जानकारी देने वाले को उचित इनाम की भी बात कही गई है। साथ ही पुलिस ने अपने कंट्रोल रूम नंबर और ड्यूटी ऑफिसर के नंबर भी लिखे हैं कि अगर कोई भी शख्स इन वांटेड आतंकियों की पहचान करता है, उन्हें ये कहीं नजर आते हैं भीड़ भाड़ में, तो फौरन पुलिस को इत्तला दे और उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।